नमस्कार, स्वदेश विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। सोशल मीडिया पर बैन तो कभी कभी कई देशों में लग जाता है, लेकिन विरोध ऐसा नहीं होता कि संसद पर धावा बोल दिया जाए, सरकार की चूलें हिला दी जाएं। लेकिन भारत के पड़ोसी देश नेपाल में ऐसा हो रहा है। हिमालय के शांत वादियों में बसा नेपाल अशांत हो गया है। जेनजी के विरोध की वजह से पीएम को इस्तीफा तक देना पड़ गया। तो क्या नेपाल में छात्र आंदोलन राजनीति को नई दिशा देगा? भारत पर इसका क्या असर होगा? आज स्वदेश विशेष में इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। जी हाँ, नेपाल में सोशल मीडिया पर लगा बैन अब बड़ा विवाद बन चुका है। 4 सितंबर को सरकार ने 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रोक लगा दी। बैन लिस्ट में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब और एक्स जैसे अहम प्लेटफॉर्म शामिल रहे। सरकार का यह कहना है कि यह कदम फर्जी अकाउंट्स, ऑनलाइन क्राइम और नफरत फैलाने वाले कंटेंट पर कंट्रोल करने के लिए उठाया गया। लेकिन जेनजी और छात्र इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला मान रहे हैं। सिर्फ सोशल मीडिया बैन ही नहीं, भ्रष्टाचार, मौकों की कमी और दूसरी समस्याओं को लेकर भी युवाओं में गुस्सा है। यही वजह है कि नेपाल की सड़कों पर अब युवा आवाज बुलंद हो रही है। युवाओं का सवाल साफ है कि जब आम जनता मुश्किलों से जूझ रही है तो नेताओं, उनके परिवारों का ऐशो आराम किसके पैसों से? बहुत सारे सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। और नेपाल में फिलहाल स्थिति क्या है? हमारे सहयोगी साकेत कुमार ने एक रिपोर्ट भेजी है वीरगंज से, नेपाल से। जरा वो सबसे पहले देखते हैं। नेपाल की सड़कों पर किस तरह से संग्राम छिड़ा हुआ है, वो तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से सड़कों पर तोड़-फोड़ और तमाम जो तस्वीरें हैं वो साफ दिख रही है कि किस तरह से विरोध प्रदर्शन लगातार नेपाल के अलग अलग शहरों में हो रहा है। और देखिए वीरगंज की ये स्थिति है और ये तस्वीर है किस तरह से यहाँ पर जो सरकारी ऑफिसेज है उसको टारगेट किया जा रहा है, उसमें तोड़-फोड़ की जा रही है। किस तरह से ये ग्रीन सिटी सामुदायिक प्रहरी सेवा केंद्र है और यहाँ पर जो तोड़-फोड़ है वो आप देखिए किस तरह से हुआ है। काफी जबरदस्त विरोध प्रदर्शन युवाओं का नेपाल के सड़कों पर दिख रहा है। नेपाल की सड़कों पर तमाम जो युवा हैं वो इस मांग को लेकर प्रदर्शन में थे कि जिस तरह से भ्रष्टाचार नेपाल में इस सरकार में फैला है, उस भ्रष्टाचार पर विराम लगे, सरकार का इस्तीफा हो, यानी ओली प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे, ये मांग लगातार की जा रही थी। और इसी प्रोटेस्ट के दौरान जिस तरह से पुलिस ने गोली चलाई, कई युवाओं की जान गई इसमें, उसके बाद ये जो आंदोलन है वो और ज्यादा कहीं ना कहीं उग्र हो गया। और तस्वीर देखिए किस तरह से ऑफिस को आग के हवाले कर दिया गया है, तोड़फोड़, और किस तरह से यहाँ पर आप देखिए तस्वीर, जो कागजात है, तमाम जो चीजें हैं, फर्नीचर है, पंखा है, हर चीज यहाँ पर आप देखिए टूटा हुआ है, सब चीज को यहाँ पर। लेकिन फिलहाल युवाओं में अभी भी गुस्सा है, जो प्रदर्शनकारी है वो अभी भी गुस्से में है और जो मौतें हुई है इस आंदोलन के दौरान उसका बदला ये युवा चाहते हैं। ये बातें लगातार कही जा रही है। तो अब देखना होगा इस आंदोलन का अगला रुख क्या होता है, किस तरह से ये आंदोलन अब यहीं पे खत्म होता है या फिर आगे और चलता है। चलिए, तो ये तमाम रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ धनंजय त्रिपाठी साहब हैं, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी नई दिल्ली से और फैकल्टी मेंबर हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। धनंजय जी, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर ऋषि गुप्ता हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट दिल्ली से। डॉक्टर ऋषि, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो चर्चा की शुरुआत डॉक्टर ऋषि मैं आपसे ही करूंगा। मतलब कई तरह के नैरेटिव सामने आ रहे हैं, लेकिन क्या इस तरह का प्रदर्शन आपने देखा है? मैं इस बार परिचय करा दूं, हमारे साथ पूर्व राजनयिक केपी फेबियन सर भी जुड़ चुके हैं। फेबियन सर, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। तो डॉक्टर ऋषि, मतलब इस तरह की तस्वीरें मतलब जब सामने आती हैं, बहुत सारे नैरेटिव चलते हैं, आखिर चल क्या रहा है नेपाल में? मेरा मानना है कि ये नेपाल में प्रोटेस्ट होना एक आम बात रही है। नेपाल का इतिहास देखा जाए तो काफी आम रहा है प्रोटेस्ट होना। लेकिन ये पहली बार है कि इस प्रोटेस्ट को जेनजीज ने, यंगर जनरेशन ने लीड किया है। पहली बात तो ये कि इसे केवल एक इकलौता इशू ना समझा जाए, बल्कि इसमें कई सारी और चीजें हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। पहला तो मैं ये कहूंगा कि ये जो एंटायर डिस्कोर्स रहा है, जो फेल्योर रहा है गवर्नमेंट का, उनके खिलाफ भी ये आंदोलन रहा है। दूसरा जो आंदोलन है वो है कि अभिव्यक्ति की आजादी पे रहा है।
तीसरा मैं कहूँगा जो फेल्योर ऑफ गवर्नेंस रहा है पिछले 17 सालों में। नेपाल एक लोकतंत्र बना 2008 में, ऐसा लगा, और वो भी एक बड़ा आंदोलन था, ऐसा लगा कि अब चीज़ें बदल जाएँगी, बहुत अच्छी हो जाएँगी। लेकिन उसके बावजूद भी वही कुछ गिने-चुने लोगों ने सरकारें चलाते रहने का प्रयास किया, और उसमें से देखा जाए तो बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन था। और ये जो एक मुद्दा था शायद इसने एस्केलेट किया, और अंततोगत्वा इस तरह का जो रिजल्ट निकला है वो आगे बढ़ के रहा है। लेकिन मेरा कहना होगा कि इसे केवल एक स्टैंड अलोन इवेंट की तरह ना देखा जाए, बल्कि बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी चीजों का मिश्रण है ये, बहुत सारी परेशानियों का मिश्रण है, जिसके चलते ये आंदोलन हुआ और प्राइम मिनिस्टर ओली को फाइनली रिजिग्नेशन देना पड़ा। तो तमाम चीज़ें जो हैं ये मतलब यहाँ तक जो स्थितियाँ पहुँची हैं, इस रिएक्शंस को हम जो देख रहे हैं वो कई सारी चीज़ों का निचोड़, एक तरह का जो एंगर जो लगातार दब रहा था, और शायद वहाँ की सरकार इसको भांप नहीं पाई, सरकार इसको समझ नहीं पाई, इस रिएक्शन को भी देखा गया। मैं परिचय करा दूं, इस बीच हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कैंडल रोज साहब जुड़े हुए हैं, हमारे साथ रोज कैंडल जुड़े हुए हैं, जो कि अच्छा सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगा, हमारे साथ रोज कैंडल जुड़े हैं, नेपाल स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। रोज ज़रा हमें वहाँ की स्थितियों के बारे में भी बताइए, और साथ ही हमें ये भी बताइए कि जैसा हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि मतलब बहुत वक्त से ये गुस्सा था, जो ये रिएक्शन सामने आया है, मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, चूंकि ज़्यादातर नैरेटिव वो सोशल मीडिया बैन और अभिव्यक्ति की आज़ादी तक ही सीमित बताया जा रहा है। हाँ, तो ये जो जो फ्रस्ट्रेशन था वो बहुत ही समय से जनताओं में थी, पर प्रॉपर आउटलेट नहीं था। इसी वक्त जब ये सोशल मीडिया बैन हुआ था, इसके a little bit ahead of this time, क्या पता लगा कि नेताओं के पैसे स्विस बैंक में इतना रकम का है, हमें पता लगा। और इसके बाद हमने स्टडी की और हमने पता लगाया कि उन्हों के बाद अपनी सैलरी से बहुत ही ज़्यादा माल है। ये सब कहाँ से आ रही है? हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में ये इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, और उन्हों के बैंकों में, इंटरनेशनल बैंकों में ये सब पैसे था कहाँ से आया ये सब? ये जानने के लिए हमने ये मूवमेंट किया था, ये पीसफुल प्रोटेस्ट मूवमेंट किया था। पर सरकार के आदेश के बाद गोलियां चली गई, वायलेंस हो गया, और इसके बाद आज बहुत ही प्रोटेस्ट बहुत ही वायलेंट हो रहा था। बिल्कुल, तो ये शुरुआत एक पीसफुल प्रोटेस्ट के तौर पर हुई है, ये कहना है खासतौर पर रूस का। हमारे साथ केपी फेबियन सर भी जुड़े हुए हैं। फेबियन सर, बहुत बारीकी से निगाह रखनी होगी भारत को भी, मतलब नेपाल में कुछ भी बेचैनी है तो वो एक तरह से हमारे लिए भी चिंता का सबब बन जाती है। आपको लगता है कि ये स्थितियां बहुत ज़्यादा, मतलब बड़े कम टाइमलाइन में चीज़ें खराब होती चली गई? ऐसा है, अभी तक हमको जानकारी काफी मिला नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट है, सरकार ने वो सोशल मीडिया को बंद किया। क्यों बंद किया? क्योंकि नेपाल को युवजन वो सोशल मीडिया में कहते थे कि ये क्या हुआ, ये वो कहते हैं उनको नेपोटिज्म किड्स, वो किड्स बहुत लग्जूरियस लाइफ है और वगैरह। इसलिए सरकार ने वो सोशल मीडिया एजेंसी को कहा, फेसबुक वगैरह, आप उधर आके रजिस्टर करना है। उन्होंने किया नहीं, उस समय सरकार ने वो बंद किया। वो बहुत बैड मिस्टेक था, क्योंकि अगर फेसबुक रजिस्टर किया नहीं है तो फेसबुक को समन करना है और कहना है अभी रजिस्टर कर दिए, नहीं तो फाइन बन जाएगा और हर दिन फाइन बढ़ जाएगा। सरकार ने वो किया नहीं, और जब युवजन प्रोटेस्ट किया, शुरू में वो पीसफुल था, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत वायलेंस से रिस्पॉन्ड किया, इसलिए हुआ है। लेकिन हम इस समझ में आना है कि सरकार को योजन से कोई कांटेक्ट नहीं था, सरकार को जानता नहीं था क्या हो रहा है। ऐसा है, लॉर्ड एक्टर ने कहा है कि पावर
corrupts. Absolute power corrupts absolutely. मैं कहना चाहता हूँ power isolates and absolute power isolates absolutely. तो ये हुआ है. तो अभी दूसरी बात है कि हमारे तरफ भारत ने क्या किया अभी तक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने भारतीयों का कहा है ध्यान रखिए वगैरह, और हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी भी हम रीइंफोर्स किया है. लेकिन ये मेरे सवाल है क्यों भारत को इसमें इंटरवीन करना, क्यों भारत इंटरवीन किया नहीं. दूसरे एम्बेसीज फ्रांस, फिनलैंड वगैरह एक प्रस्ताव दिया है. मैं न कहना चाहता हूं कि भारत भी एक प्रस्तावन देना है, लेकिन भारत को सब पॉलिटिकल लीडर से कांटेक्ट है. तो ये बहुत अफसोस की बात है. तमाम चीजें हैं और हर पहलू को बहुत ही बारीकी से देखना होगा. और चूंकि बहुत ही करीबी पड़ोसी है नेपाल, तो भारत की भी निगाह इस पर बनी हुई है और बहुत सारी चीजें जो हैं वक्त के साथ और ज्यादा स्पष्ट होती हुई नजर आएंगी. धनंजय जी, जितने सारे नैरेटिव चल रहे हैं, इन सारी चीजों में एक चीज और भी है कि जब इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं तो कहा जाता है कि कोई है जो कैटलिस्ट का काम कर रहा है, कुछ ऐसी चीजें हैं. हालांकि लगातार ये बात सामने आ रही है कि वहां की सरकार इस अंडरकरंट को समझ नहीं पाई और जिस तरह के एक्शन उन्होंने लिए उसने कहीं ना कहीं इस रिएक्शन को और ज्यादा भड़काया. आपकी टिप्पणी सर. देखिए, आप ये बड़ा अहम सब प्रश्न आपने किया है कि कैटलिस्ट क्या है. देखिए, बहुत सारे इश्यूज हैं और मेरे से पहले जो पैनलिस्ट है उन्होंने उस पे थोड़ा सा प्रकाश डाला भी कि चाहे वो करप्शन का मुद्दा हो, चाहे वो युवाओं में बेरोजगारी का मुद्दा हो. देखिए, एक चीज साउथ एशिया में बड़ी अनोखी हो रही है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि साउथ एशिया एक नौजवानों का एक रीजन बनता जा रहा है जहाँ पे नौजवान बहुत ज्यादा है. और नेपाल के अंदर जो 15 से 24 वर्ष के आयु में जो नौजवान है उनके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट करीबन 20% से ज्यादा ऊपर था. अब जब आपने बृहस्पतिवार से ये तमाम सारे एप्स वगैरह बैन कर दिए तो जो छोटी मोटी जो रोजगार की चीजें चलती थी उस पर भी एक मेजर असर पड़ा और बाकी करप्शन और इश्यूज तो चल ही रहे थे और उसको लेकर के एक मेजर ट्रिगर पॉइंट ये आ गया. हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि ओली थोड़ा चाइना की राह पर चलने की कोशिश कर रहे थे. मेरे कुछ नेपाल में लोगों से बात हो रही थी कि उनका जो रवैया खास करके जनवरी ऑनवर्ड्स है काफी अथॉरिटेरियन किस्म का रहा है. वो लोगों की बात नजरअंदाज कर रहे थे, अपने सहयोगी की भी बात नजरअंदाज कर रहे थे. और इसमें जब उनको विरोध प्रदर्शन हुआ युवाओं की तरफ से तो उसको भी उन्होंने बहुत ही हल्के तरीके से लिया. तो एक तो ये है. दूसरा, कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि शुरुआत में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज नेपाल के अंदर जो एंटी ओली थी वो भी इसका समर्थन कर रही थी. लेकिन अभी आज जो देखने को मिला है कि युवा तमाम सारी पॉलिटिकल पार्टियों से खासा नाराज है क्योंकि अटैक्स सिर्फ रूलिंग पार्टी के लोगों पे नहीं हुआ है, जो लोग अपोजिशन में है उनके घरों पर भी अटैक हो रहा है. तो ये एक अनोखा तरीके का एक प्रोटेस्ट आप कह सकते हैं नेपाल के अंदर देखने को मिला है जो युवा के द्वारा ही पूरी तरह से लेड है. जैसा बांग्लादेश वगैरह में हमने देखा उसके अंदर थोड़ा सा एक बाकी शक्तियों का भी हाथ था. लेकिन अगर आप देखें तो ये थोड़ा नेपाल और श्रीलंका के तर्ज पर ये एक प्रोटेस्ट होता दिख रहा है जहाँ पे इंटरनल इश्यूज इतने हावी थे और जनता सच में नौजवान इतने परेशान थे कि वो एक गुस्से की तरह उभरा है. शायद ये इतना बड़ा शेप नहीं लेता अगर सुरक्षा बल थोड़ा सेंसिटिवली इस पूरे आंदोलन को हैंडल करते. लेकिन वहां पर भी थोड़ा अथॉरिटेरियनिज्म दिखा और गोली चलाना आपको एक मापदंड होता है कि कैसे हमें प्रोटेस्ट को कंट्रोल करना है, वो कोई मापदंड यहाँ पर अपनाए नहीं गए और इससे जो डेथ हुई है वो नाराजगी और ज्यादा भड़क गई है. तो मेरे ख्याल से नेपाल में एक मेजर आप पॉलिटिकल टर्निंग की तरफ नेपाल की, शायद काठमांडू के मेयर जो काफी खासे पॉपुलर है, बहुत अहम हो जाता है आगे की डेवलपमेंट और यहाँ से क्या स्थितियां बन रही हैं और आगे क्या स्थिति हो सकती है इसको भी समझना होगा. लगातार नेपाल में जो अस्थिरता हो रही है, जिस तरह की तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं उस पर हम लगातार चर्चा चल रहे हैं. फेबियन सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं. फेबियन सर,
आपके पास तो लंबा तजुर्बा है, जब भी इस तरह की स्थितियां किसी देश में आती हैं फिर आगे की राह बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाती है। अगर नेपाल की स्थिति को देखें तो आप अब यहां से क्या देख रहे हैं, क्या आगे की राह नजर आ रही है आपको? आप मुझसे पूछा? जी जी फेबियन सर, आपसे ही सवाल। ऐसा है, अभी ये चीज बहुत जरूरी है कि अथॉरिटी एस्टैब्लिश करना है, नहीं तो वायलेंस एंड करेगा नहीं। अथॉरिटी एस्टैब्लिश करने के लिए ये हो सकता है कि एक नहीं तो 2-3 पॉलिटिकल लीडर्स वो एक्सेप्टेबल है, उनको टेक ओवर कर सकता है। वो होता नहीं है तो मेरे ख्याल से नेपालीज आर्मी टेम्पररी पावर अस्यूम करना है, और उसके बाद सब लोगों को, पॉलिटिकल पार्टीज और वो यंगस्टर्स, सब लोगों को बुलाना है एक मीटिंग के लिए। लेकिन अभी एकदम आवश्यक है ये वायलेंस एंड करना है, नहीं तो वो और स्प्रेड करेगा। सबसे जरूरी है कि अभी जो फिलहाल स्थिति है उनको कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन सही तरीके से पटरी पर लाए, और जाहिर सी बात है इन सब के बीच में लीडर्स का जो इस्तीफा है वो भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। थैंक यू सो मच फेबियन सर, आई नो आपके कुछ कमिटमेंट हैं, आपने अपना कीमती समय दिया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ऋषि, आप अब यहाँ से मतलब क्या देख रहे हैं? मतलब जाहिर सी बात है, सबसे बड़ा सवाल है कि अब एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी चीजों को लेकर आखिर जिम्मेदारी तय कैसे होगी? मेरा मानना है कि ये बहुत जल्दी होगा कि हम ये उम्मीद लगा सके कि कौन पावर में आएगा या क्या अरेंजमेंट होगा। अभी सिचुएशन इवॉल्व कर रही है, लेकिन हाँ, कुछ एजेंसीज हैं जो इस चीज को स्थायी कर सकती हैं। मान लीजिए आर्मी हो सकती है या फिर जुडिशरी। हमने पिछले अवसरों पे देखा है कि चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल को भी इंचार्ज के तौर पे इंटरिम गवर्नमेंट को लीड करने के लिए बुलाया गया है, उन्होंने अपना कार्य किया है। तो ये कुछ चीजें होंगी, लेकिन मैं दूसरी बात यहाँ पे ये लाना चाहूंगा कि क्या नहीं होगा। क्या नहीं होगा में ये जरूर होगा कि जो पुराने लीडरशिप है, एक बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन पूरे दौर में रहा है पिछले 17 सालों के लोकतांत्रिक इतिहास में, कि बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन रहा है लीडरशिप में। वही गिने चुने 4 से 5 लीडर्स हैं जो लगातार किसी भी तरह का समन्वय बनाकर, किसी तरह की जोड़ तोड़ की सरकार बना के वापस आते रहे हैं। मान लीजिए कि अभी मौजूदा समय में केपी ओली की सरकार थी, लेकिन वो उनके पास वो सेकंड नंबर में आए थे जब 2022 में इलेक्शंस हुए थे। सो ही वाज ऑन द सेकंड रैंक, और उसके पहले जो फर्स्ट रैंक, जिनको सबसे ज्यादा वोट्स सीट्स मिली थी, वो थी नेपाली कांग्रेस पार्टी। अब चूंकि उन्हें गठजोड़ बना के और एक सरकार बनानी थी, तो ओली साहब को रास्ता दे दिया। अब उसी तरह के जो प्रोसेस में लोग हैं, मान लीजिए शेर बहादुर देउबा जो नेपाली कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर पुष्प कमल दहल प्रचंड जो माओवादी सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं, इन सारे पॉलिटिशियंस की ट्रेड जो है या जो कार्य करने का कार्यशैली है लगभग एक सी रही है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी खास चीज रही है नेपाल की राजनीति में कि कोई भी राजनेता शक्ति से बाहर नहीं रहना चाहता। वो आज अहम नहीं बात, तो वैलिड पॉइंट आपने उठाया, और वो शायद हमें रस्साकशी अब आने वाले वक्त में देखने को भी मिलेगी। मैं रोज आपके पास आऊंगा, लेकिन जरा जो नेपाल में एयरलाइन सर्विसेज हैं और वहां पर किस तरह का असर पड़ा है, ये रिपोर्ट हमारे सहयोगी समीर दीक्षित ने भेजी है, जरा वो देख लेते हैं। नेपाल में लगातार बिगड़ते आंतरिक हालातों के चलते त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को फिलहाल बंद कर दिया गया है, जिसके चलते नेपाल में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट सस्पेंड हो गई हैं। यही वजह है कि भारत की तरफ से एयर इंडिया और इंडिगो, जो कि नेपाल काठमांडू एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट सर्विसेज मुहैया कराती हैं, इन्होंने भी अपनी फ्लाइट सस्पेंड कर दी है। एयर इंडिया की फ्लाइट दिल्ली काठमांडू दिल्ली, इसको सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक इसी तरीके से इंडिगो की फ्लाइट, जो कि मुंबई और दिल्ली से काठमांडू एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी थी, वो भी लखनऊ के लिए डाइवर्ट कर दी गई है। दोनों ही एयरलाइन की तरफ से पैसेंजर्स को यह एडवाइस किया गया है कि वो ऑल्टरनेट फ्लाइट देख सकते हैं, या फिर अगर उनका हवाई टिकट है तो उसके रिफंड के लिए वो क्लेम कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल वहां पे सिक्योरिटी के जो हालात हैं उसके चलते नेपाल में काठमांडू एयरपोर्ट को बंद किया गया है अगले आदेश तक, और जिसके चलते भारत की तरफ से भी जो फ्लाइट सर्विसेज है वो बंद कर दी गई हैं। जाहिर तौर पर नेपाल में बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटक कह लें या जो भी अन्य यात्री है वो फंसे हुए हैं, और इसके चलते भारत सरकार लगातार स्थिति पे नजर बनाए हुए है। नेपाल एयरपोर्ट में सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करने के लिए नेपाल आर्मी को डिप्लॉय किया गया है, और दोनों ही सरकार फिलहाल बातचीत कर रही है कि कम से कम अगर कोई फंसा हुआ है तो उसको वक्त रहते सुरक्षित वहां से निकाला जा सके।
चलिए, तो तमाम चीज़ें जो हैं वो अलग अलग तरह से असर डाल रही हैं। और रोज़ हमें ये बताइए कि जाहिर सी बात है, चुनौती बहुत सारी चीज़ों की हैं, लेकिन सबसे पहला सुधार, अगर मतलब चूंकि आप लोग भविष्य या बाकी चीज़ों को लेकर चिंतित हैं, सबसे अहम सुधार क्या चाहती हैं? सबसे अहम सॉल्यूशंस आपकी नज़र में नेपाल के लिए क्या है? सबसे अहम सॉल्यूशन तो ये है कि हमें एक पैनल चाहिए जो इन्वेस्टिगेट करता है। जो सरकारी ऑफिसर्स हैं, नेता हैं, मंत्रियों हैं, हमें उन को इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। उन को फंड्स कहाँ से आती है वो सब हमें हम पता लगाना चाहते हैं। और हम जब इलेक्ट करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर को, वो भी हमें फ्री इलेक्शन चाहिए। यानी कि नेपाली सिटीजन्स वो डायरेक्टली शुड बी एबल टू वोट फॉर द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को वोट करना पड़ता है। सो यही दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट इश्यूज हमें लगता है कि होनी चाहिए इमीडिएटली। धनंजय सर, भारत का जो स्टांस है या भारत की जो बारीक नजर है, मतलब अभी फिलहाल की स्थिति में यही जायज है? बिल्कुल ठीक है। अभी हमारा है कि वहाँ पे जो लोग भारतीय लोग हैं उनको वो ठीक रहे, और हमें नेपाल की जनता के साथ खड़े रहने की जरूरत है, जो भारत ने पिछले समय में भी किया है। और हमें संवेदनशीलता के साथ इस पूरे चीज को देखना चाहिए, और जिस तरीके का अभी जो पोजीशन है इसको ही मेंटेन करना चाहिए कि नेपाल की जनता, खास करके युवा जनता जो चाहती है, भारत उसके साथ है। क्योंकि ये जो आंदोलन है ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का लड़ नहीं है, ये एक युवाओं का अपना खुद का गुस्सा है, और वो अपने देश के अंदर सुधार चाहते हैं। तो एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री भी भारत को इस डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन का सम्मान करते हुए फिलहाल जो भी नेपाल की जनता चाह रही है, या उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जो भी तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं उस पर निगाह रखनी चाहिए, लेकिन युवाओं के जो भी सेंसिटिविटी है उसका सम्मान करना चाहिए। ये मेरे ख्याल से एक सेंसिबल पोजीशन आज की तारीख में भारत की नेपाल को लेकर के है। बिल्कुल, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो साफ तौर पर इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि नेपाल में जो कुछ हो रहा है वो एक दिन का परिणाम नहीं है, वो लगातार जो स्थितियां बदली हैं। और यही वजह है कि इस चर्चा में हमने कोशिश की कि ना सिर्फ वहाँ के टेम्परामेंट को समझने की कोशिश करें, बल्कि तमाम चीज़ों को भी समझने की कोशिश करें। डॉक्टर ऋषि, एक आखिरी रिमार्क, मतलब जाहिर सी बात है कि इन सब के बीच में जिन लीडर्स का आपने नाम लिया उनकी स्वीकार्यता पे भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है, मतलब चूंकि वो सभी टेस्ट किए जा चुके हैं। मेरा मानना है कि जो ओल्ड गार्ड्स रहे नेपाल के, उन्होंने कई मायनों में जो एक डेमोक्रेटिक मैंडेट मिला नेपाल को एज अ कंट्री, उसको कई मायनों में फेल किया। वो लगातार अपनी साख को बनाए रखने के लिए राजनीति में लगातार किसी न किसी तरह का गठजोड़ करते रहे। मुझे लगता है कि जो आज की पीढ़ी है उसकी जरूरतों और उसकी अभिलाषाओं को समझने की ताकत या उस तरह के सलाहकार इन सरकारों ने नहीं रखे। और मैं मुख्य बात यह कहना चाहूंगा कि जो कम्युनिस्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप होती है, जिसमें वो पावर को जो है फुल्ली अपने अंडर कंसंट्रेट करना चाहते हैं। याद रखिए, पिछले 10 सालों से चेयरमैन केपी शर्मा ओली यूएमएल पार्टी के, एमआलए पार्टी के चेयरमैन बने हुए थे। अभी कुछ दिनों पहले ही वहां पे एक नई लीडरशिप के लिए बोलबाला उठा था फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल विद्या देवी भंडारी, जो ओली की पार्टी से आती हैं। उन्होंने कहा कि मैं भी इस बार चेयरमैनशिप के लिए, पार्टी की चेयरमैनशिप के लिए कंटेस्ट करूंगी। लेकिन उनके रोल को भी उन्हें भी एक खतरे के तौर पे देखा ओली ने, और उनकी मेंबरशिप ही कैंसिल करवा दी ताकि वो किसी तरीके से पार्टी के प्रोसेस में पार्टिसिपेट ना कर सकें। तो कहने का मतलब यही है कि जो ओल्ड लीडरशिप है उसके साथ शायद उन वॉइसेस को लेकर जो एक ओल्ड प्रैक्टिसेस रही हैं उसको बदलने की जरूरत है। नया जमाना है, नया जोश है, और शायद इसके साथ तालमेल जो भी लीडर बिठाएगा वो उसको स्वीकार्यता, उसको मंजूरी ज्यादा बेहतर तौर पर नेपाल में मिलेगी या आज की दुनिया में किसी भी देश में मिलेगी। शुक्रिया करेंगे डॉक्टर ऋषि। इसके साथ ही धनंजय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रोज भी हमारे साथ जुड़ी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हमारे साथ केपी फेवियन साहब भी जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आज की चर्चा आपको पसंद आई हो। फिलहाल स्वदेश विशेष में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।